हो जाएगी, तो इंटेंसिटी कम हो जाएगा तो यार उसकी एनर्जी कम, वो बॉडी को पर बॉडी से पेनिट्रेट नहीं कर पाएगी, पेनिट्रेट नहीं कर पाएगा तो ना तो रेडियोग्राफी होगी, और रेडियोग्राफी हो ही नहीं रही तो रेडियोथेरेपी तो बहुत दूर की बात है, क्योंकि रेडियोथेरेपी के लिए एनर्जी ज्यादा चाहिए। तो हमारे पास में वही चीज है, मान लीजिए एक मीडियम है, ये मीडियम कोई सा भी हो सकता है, जिसकी थिकनेस हमने कुछ मान लिया है एक्स है, यहां पर कोई वेव आ रही है, एक्सरे आ रही है, तो ये एक्सरे की इनिशियल इंटेंसिटी है, एक्सरे की इनिशियल इंटेंसिटी ये आई नॉट। ये एक्सरे जो यहां से आ रहा है इसने कुछ ना कुछ एब्जॉर्ब किया होगा, और एब्जॉर्ब करने के बाद में ये आ गई इंटेंसिटी आई। यार ये वाला रिजल्ट पता है क्या तुम्हें? n इक्वल्स टू n नॉट e टू द पावर माइनस लैम्डा टी। ये किस चीज का रिजल्ट है? नंबर ऑफ एक्टिव न्यूक्लियाई आफ्टर टाइम t, ये डीके कांस्टेंट, इसकी यूनिट पर सेकेंड। ये क्या है? इनिशियल एक्टिव न्यूक्लियाई। क्या है? इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं कि n इक्वल्स टू n नॉट, ये वाला पोर्शन बताओ, जीरो। इसको कुछ और दूसरे नीचे पे कुछ नहीं लिख सकते? या तो 2 टू द पावर n या फिर n नॉट e टू द पावर n। ये क्या है? नंबर ऑफ हाफ लाइफ। ये क्या है? नंबर ऑफ मीन लाइफ। यहाँ n की वैल्यू जो होती है वो t अपॉन टी हाफ होता है, यहाँ n की वैल्यू जो होती है टोटल टाइम अपॉन t एवरेज होता है। t हाफ की वैल्यू पता है क्या होता है? ln2 बाय लैम्डा, और t एवरेज की वैल्यू 1 बाय लैम्डा। इन दोनों में रिजल्ट पता है? टी हाफ होता क्या एक्चुअल में? डेफिनेशन वो टाइम, उस वाले में बताओ, वो टाइम जहां पर नंबर ऑफ एक्टिव न्यूक्लियाई पहले का आधा हो जाए, और वो वाला वो टाइम जिसमें नंबर ऑफ एक्टिव न्यूक्लियाई में 63% चेंज हो जाए। पहले ज्यादा थे या कम? तो 63% चेंज तो कितने रहेंगे? 37.37। थोड़ी बहुत चीजें यहां आने वाली। तो ये जो इंटेंसिटी आता है, मैं उसके डेरिवेशन पे नहीं जा रहा हूं, कहीं काम नहीं आएगा, सीधा वही वाला पार्ट में क्यों स्टार्ट किया, यहां काम आएगा सीधा। मैंने बोला था यार ये वाला पार्ट जो है, तुम्हें मैंने बहुत सारे टॉपिक्स बोले होंगे, ये जो पोर्शन होता है ये काम में आता है कैपेसिटर में, इंडक्टर में, एल में। मैंने फिर एक्सरे का भी नाम लिया था कि एक्सरे में भी काम आता है, ये है वो एक्सरे में जो काम आता है। ये जो इंटेंसिटी है जो इस स्लैब से बाहर निकली है, उस इंटेंसिटी की वैल्यू आई नॉट e टू द पावर माइनस म्यू एक्स होता है। ये है इनिशियल इंटेंसिटी जो इंसिडेंट हो रहा है, ये है इंटेंसिटी ऑफ एक्सरे आफ्टर ट्रेवलिंग एक्स डिस्टेंस। यार इसकी यूनिट क्या है? इसकी यूनिट लेस, वो जो वहां बताया था सब लगेगा यूनिट लेस। बता सकते हो इसकी यूनिट क्या है? मीटर इनवर्स, क्योंकि एक्स इज मीटर, तो ये मीटर इनवर्स तभी तो यूनिट लेस बनेगा। वहां टाइम था t, तो लैम्डा टाइम इनवर्स, तो यहां पर ये अगर मीटर है तो ये मीटर इनवर्स। ये म्यू क्या है? ये है एब्जॉर्प्शन कॉफिशिएंट ऑफ मीडियम, एब्जॉर्प्शन कॉफिशिएंट ऑफ मीडियम। अगर क्वेश्चन में हाफ लाइफ गिवन है, हाफ लाइफ तो यहां आएगा नहीं, यहां टाइम तो चल नहीं रहा है, वहां तो टाइम था t, तो वहां पर हमने लिख दिया था हाफ लाइफ। हाफ लाइफ मतलब वो टाइम, लाइफ इज टाइम, वो टाइम जिसमें नंबर ऑफ एक्टिव न्यूक्लियाई आधा हो जाए। वहां t की जगह यह क्या है? x, और x क्या है? डिस्टेंस, थिकनेस। तो यहां पर हाफ टाइम की जगह टर्म आएगी हाफ थिकनेस। अच्छा, वहां पर कौन आधा हो रहा था? या 63% चेंज भी किस में हो रहा था? एक्टिव न्यूक्लियाई। यहां कौन चेंज हो रहा है? इंटेंसिटी। तो हाफ थिकनेस क्या होगी? ये वो डिस्टेंस या वो थिकनेस है जिस पर इंटेंसिटी पहले की आधी हो जाए।
एवरेज वाले में क्या आएगा, वो थिकनेस जहां पर इंटेंसिटी में 63% का चेंज हो जाए, पहले ज्यादा था तब उसका 63% चेंज तो 37। पूरी चीजें वो एक साथ एक जैसी होती है, जहां जहां ये फॉर्मूले बन जाते हैं ना एक्सपोनेंशियल, ये हाफ लाइफ मीन हाफ और मीन वाले फॉर्मूले उस चैप्टर में चलते हैं, तो याद करने की चीज है ही नहीं कुछ, सब एक दूसरे से रिलेट करते हैं। तो जब अभी ये घर पे जाकर जब इसको रिवाइज करो तो मेरा तो मानना ये साथ में रेडियो एक्टिविटी भी कंप्लीट करनी चाहिए उसी टाइम पर, वो वाला सेक्शन, उस टाइम पर कैपेसिटर भी कंप्लीट करना चाहिए, वही वाला सेक्शन, एक्सपोनेंशियल वाला सेक्शन, और अगर इंडक्टर तक पहुंच गए हो वहां पर भी हो गया तो वो वाला भी पार्ट करना चाहिए, क्योंकि एक ही कंसेप्ट पर चीजें जब होती है तो उसमें टाइम बहुत कम लगता है कि हाँ रिलेट हो रहा है, और लंबे टाइम तक याद रहेगा। सबसे मेन चीज है लंबे टाइम तक याद रहेगा अगर रिलेट करके पढ़ लिया तो। ये हाफ थिकनेस है टी एच नहीं एक्स एच, हाफ थिकनेस, ये वो थिकनेस है, थिकनेस इन विच इंटेंसिटी of X-ray becomes half of initial. तो यार उस फॉर्मूले में I की जगह क्या रख दूं, हाफ थिकनेस में I नॉट बाई 2, तो फिर फॉर्मूला तो मेरे पास सीधा ही पता है ना यार, वो X हाफ कितना आने वाला है, ln 2। अच्छा वहां लैम्डा था डिवाइड में, क्या लैम्डा टी के साथ मल्टीप्लाई था, यहां पर टी की जगह एक्स और एक्स के साथ क्या है म्यू, ये फॉर्मूला बन गया। टी तुम रख के देख लो, करवाऊं क्यों, लैम्डा की जगह म्यू, मैं करवा दूंगा, 2-4 मिनट लगेंगे, लॉग एंटी लॉग भी आ जाएगा, मैं करवा रहा हूं, इसी बहाने लॉग एंटी लॉग रिवाइज होगा अगर उस दिन नहीं किया है। तो एट एक्स इक्वल्स टू एक्स एच, आई की वैल्यू जो हो जाएगी आई नॉट बाय 2, तो हम यहां रख देते हैं, ये आ जाएगा आई नॉट बाय 2, आई नॉट, तो ये 2 ऊपर जाएगा तो ये ऊपर -1 आएगा, ये माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो ये आ जाएगा ये वाली वैल्यू। अब यार इसको लॉग एंटी लॉग बताया था मैंने, जो यहाँ ई है वो इधर जाकर क्या बन जाता है, लॉग बेस ई, तो ये बात वही आ गई और कुछ। अच्छा इसकी यूनिट ऊपर वाले की यूनिट लेस, इसकी यूनिट मीटर इनवर्स, तो ऊपर जाकर मीटर। अच्छा इसको 0.693 अपॉन म्यू। अच्छा क्वेश्चन करने के जुगाड़ ये भी पता होने चाहिए थे, क्वेश्चन करने के जुगाड़, क्योंकि यार हमें पता है I इक्वल्स टू आई नॉट e टू द पावर माइनस म्यू एक्स, तो यहां से I की वैल्यू आई नॉट, यार इस वाली टर्म की जगह क्या मीन लाइफ, जैसे मीन लाइफ या फिर हाफ लाइफ के फॉर्म में फॉर्मूला बनता है, तो यहां पर भी वो लिख सकते हैं क्या है 2 टू द पावर n। अब n क्या है, नंबर ऑफ हाफ लाइफ की जगह हाफ थिकनेस, कि कितनी हाफ थिकनेस है, लिखो। एक क्वेश्चन करोगे जब अपने आप क्लियर हो जाएगा ये चीज। क्वेश्चन लिखे, intensity of X-ray becomes 1/8 times of initial, 1/8 times of initial after traveling 12 centimeter, after traveling 12 centimeter through a slab. Then find out intensity after traveling total 20 सेंटीमीटर। ध्यान बना दो, कलर कहाँ है, फुल स्क्रीन नहीं हो गए, अरे लेकिन तो एक और एक से क्या होगा, वो तो रेड, कितना आंसर आएगा, तुम होगा क्या दिया हुआ है यार, ये दिख रहा है क्या, दिख रहा है, थिकनेस बढ़ाते हैं, है ही नहीं। यहां पर हमारे पास में एक इंटेंसिटी आई है आई नॉट, यहां पर इंटेंसिटी कितनी बन गई है आई नॉट बाय
8। यार ये 1/8 ही तो 2 समथिंग के फॉर्म में हाफ थिकनेस वाला काम आएगा। कितनी हाफ थिकनेस होगी? 3। तो हमें पता है I की वैल्यू I0 अपॉन 2n, ये वाली वैल्यू आ जाएगी I0/8। 8 को क्या 2 लिख दूं, इक्वल्स टू I0 अपॉन 2n। तो यहां से n की वैल्यू आधे बेटा, n की वैल्यू कितनी आ गई? 3। ये क्या है? 3 हाफ थिकनेस। अब आधा उधर लिखूंगा क्योंकि बोर्ड तो खत्म हो गया। यार गजब है, लिखने के 3 सेकंड के बाद में लिखने में दिखता है। ऐसे करते करते डाउन टू अर्थ टीचर। तो टोटल जो थिकनेस आएगी यार 3 हाफ थिकनेस है। टोटल थिकनेस कितना चला हुआ? तो 3 हाफ थिकनेस है, तो एक हाफ थिकनेस कितनी हुई? 4। तो हाफ थिकनेस आ जाएगी 4 सेंटीमीटर। अच्छा, सेकेंड केस के अंदर टोटल एक्स कितना है? टोटल एक्स 20। कितनी हाफ थिकनेस होगी? 5। तो I की वैल्यू जो आएगी I0 अपॉन 2 यह आ जाएगा I0। मैं भी यूट्यूबर बन सकता हूं, अब नहीं पढ़ेंगे। ये पैटर्न पे एम्स में आए हुए क्वेश्चन है। अच्छा, ये क्वेश्चन जो है सही बोले तो आप देखो किसके लिए बना सकते हैं? एक्सरे ही नहीं, इसमें एक्सरे के लिए कुछ स्पेशल है इस फॉर्मूले में? ये जो हमने एक्सरे के लिए स्पेशल, जितनी भी ईएम वेव होगी, गामा, एक्सरे, अल्ट्रावायलेट, विजिबल, इंफ्रारेड, माइक्रो, रेडियो, जितनी भी है सबके लिए इंटेंसिटी में फॉर्मूला वैल्यू है। तो एक्सरे की जगह किसी का भी नाम आएगा, किसी मीडियम से जाएगी तो वो इंटेंसिटी की उसकी इंटेंसिटी कम होगी। सबके लिए वैल्यू, ना सिर्फ एक्सरे, ये हर एक चीज के लिए वैल्यू। नेक्स्ट है थोड़ा सा ज्ञान जो हमने डेविसन जर्मन में लिया था, वो वाला डिफ्रैक्शन ऑफ एक्सरे। डिफ्रैक्शन का मतलब पता है क्या होता है? डिफ्रैक्शन का मतलब पता है क्या? इंटरफेरेंस का मतलब? हाँ बताओ। बड़ी नहीं, ज्यादा भी नहीं। दो वेव के मिलने से जो नई वेव बनती है वो उन दो वेव का इंटरफेरेंस कहलाता है। जो नई वेव बनती है उसकी इंटेंसिटी बाकी दो वेव की इंटेंसिटी के इक्वल भी हो सकती है, कम भी हो सकती है, ज्यादा भी हो सकती है, जीरो भी हो सकता है, कुछ बीच में भी हो सकता है। अगर दो वेव की इंटेंसिटी I1 और I2 है और उससे जो नई वेव बनी मिली, मतलब क्या बना? क्या हुआ? इंटरफेरेंस। तो जो नई वेव बनेगी अगर उसकी इंटेंसिटी मैक्सिमम हुई कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस और मिनिमम हुई तो डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। ये हमने डेविसन जर्मन के टाइम पे बताया था कि वेव का पोर्शन कम आएगा। ये कंस्ट्रक्टिव होता है या डिस्ट्रक्टिव, किस बात पर डिपेंड करता है? पाथ डिफरेंस पर। एग्जाम्पल था, वो लाइट आ रही है, ये लाइट आ रही है, यहां पर थोड़ा अच्छा हो जाता है, यहां थोड़ा सा हल्का सा अंधेरा है। यानी कि यहां से जो लाइट आ रही होगी उसका पाथ डिफरेंस ऐसा होगा कि कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस जो होता है उसका पाथ डिफरेंस के इक्वल होगा। कंस्ट्रक्टिव में पाथ डिफरेंस कैसे लिखते हैं? n लैम्डा। यानी कि इनकी जो वेवलेंथ है उसका इंटीजर टाइप। और यहां पर हो सकता है कि ऐसी पाथ डिफरेंस आ रहा हो इसके कारण और उसके कारण कि जो पाथ डिफरेंस आ रहा होगा वो डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए 2n-1 λ/2 कुछ ऐसा होता है, उसके इक्वल आ रहा होगा। और कहीं बीच में ना ज्यादा आ रहा होगा ना कम आ रहा होगा, यानी कि पार्ट डिफरेंस जो होगा वो ऐसा होगा कि ना तो कंस्ट्रक्टिव करवा रहा है ना डिस्ट्रक्टिव करवा रहा है, इंटरमीडिएट करवा रहा है। ये होता है इंटरफेरेंस, यहां वो भी काम आएगा। डिफ्रैक्शन का मतलब होता है वेव का मुड़ना। इंटरफेरेंस मतलब दो वेव का मिलना और डिफ्रैक्शन मतलब वेव का मुड़ना। कई बार तुमने देखा है, देखा ही होगा, मान लो एक पेपर बना है, कोई रफ पेपर है, कुछ समोसे कचौरी लाए तो ऐसे जैसे हर एक को 5-5 दे रहे हो। अंधेरा हो सकता है क्या?
नहीं होता। कई बार तुमने ऐसे देखा होगा कि अंधेरे कमरे में कोई पेपर लिया और यहाँ पर लाइट मार दी छेद करके, तो यार हमें लगा कि यार इतने से छेद से यार व्हाइट बोर्ड पे या दीवार पे इतना सा एक सर्कल बनना चाहिए, लेकिन जब ये लाइट मारी तो यार वो इतने से छेद में थोड़ा बड़ा सर्कल बना। वो जो लाइट है बीम वो ऐसे फैलती हुई जाती है। क्या लाइट जो यहाँ पर जा रही थी उसको सीधा जाना चाहिए था, लेकिन जैसे वो यहाँ से गुजरी वो थोड़ा फैल गई, इस तरह से जैसे टच हुआ वो फैल गई लाइट। ये डिफ्रैक्शन हो रहा है, ये डिफ्रैक्शन हो रहा है। कई बार हम देखते हैं, जैसे मैं इसको एक एग्जांपल के फॉर्म में बताता हूँ, नॉर्मली डिफ्रैक्शन लोग टॉपिक पूरा पढ़ लेते हैं, उनको मीनिंग ही नहीं पता होता कि सामने दिख रहा है कि डिफ्रैक्शन है क्या, नहीं पता नहीं, फॉर्मूला पता है मुझे, उनको पता ही नहीं होता क्या होता है। मान लो ये एक स्क्रीन है, ये पर्दा, और यहां पर हमारे पास में एक दीवार है जिसमें हमने हल्का सा छेद किया और यहां से लाइट एक टॉर्च जला दी, ये टॉर्च जला दी। तो जो टॉर्च की लाइट जो यहां आ रही है वो इसके जो कॉर्नर्स होते हैं वहां से मुड़ के यहां पर एक ऐसा सर्कुलर ये उजाला बन जाता है। कॉर्नर से कहीं पर भी कॉर्नर से लाइट का मुड़ना इज डिफ्रैक्शन। दो वेव का मिलना इंटरफेरेंस, लाइट का मुड़ना इज डिफ्रैक्शन। या डिफ्रैक्शन में यहां पर जब डिफ्रैक्शन हुआ ये हो रहा है डिफ्रैक्शन, लाइट का मुड़ना। लेकिन यहां पर जब वापस से वो इधर लाइट्स आएंगी, ये इधर से कुछ इधर भी आएंगे, इधर से कुछ इधर भी आएंगे, यहां वेव का मिलना इज इंटरफेरेंस। तो जब डिफ्रैक्शन होता है और उसकी कहीं स्क्रीन पर अगर मैं इमेज देख रहा हूं तो वहां इंटरफेरेंस हो जाता है। लेकिन जब इंटरफेरेंस होता है उसके लिए जरूरी नहीं है कि डिफ्रैक्शन। डिफ्रैक्शन इज लाइट का मुड़ना, इंटरफेरेंस इज लाइट का मिलना। दो लाइट मिलेंगी, दो वेव मिलेंगी, तो जो नई वेव बनेगी वो इंटरफेरेंस से बनेगी। तो कई बार ऐसा होता है कि हमने लाइट जो है, मान लो जैसे अभी यहां पर अब थोड़ा सा गेट के बाहर थोड़ा सा उजाला हो रहा होगा क्या इस लाइट का? ये क्या है, लाइट जो है यहां किनारों से घूमते उधर चली गई, लाइट डिफ्रैक्ट हो रही है। जबकि लाइट यही चल रही है तो लाइट यही होना चाहिए था, लेकिन थोड़ा सा दूर भी हो जाता है। एक कमरे में तुमने अगर लाइट जला रखी है तो उसका उजाला दूसरे कमरे में भी पहुंचता है। ये क्या है, लाइट का डिफ्रैक्शन। लाइट जो है वो डिफ्रैक्ट होते हुए है। गेट के ऊपर से मान लो किसी कमरे में गेट लगा रखा है, अंदर लाइट जल रही है तो तुम्हें ऊपर से भी थोड़ा उजाला दिखता है गेट की बाउंड्री से। ये क्या, लाइट जो है वहां से मुड़ते मुड़ते आ रही है, डिफ्रैक्शन। वो किसी दीवार पर टकरा रही होगी और टकरा कर हमें एक उजाला दिख रहा होगा तो वहां पर वेव मिल भी गई होगी, यानी कि वहां पर इंटरफेरेंस भी हो रहा है। सेम चीज पर्दे पर अगर लाइट मिली होगी तो मिल रही है तो इंटरफेरेंस, लेकिन जो छेद दिया हुआ है वहां से जब निकला दैट इज डिफ्रैक्शन। ये चीज क्लियर है क्या? तो मीनिंग पता होना चाहिए, बाकी तो जो फॉर्मुलेस वगैरह आते हैं तो वो तो बात की बात है। तो हम डिफ्रैक्शन के बारे में बात करें, लेकिन डिफ्रैक्शन के लिए एक बहुत जरूरी चीज है। डिफ्रैक्शन जब होता है, वैसे तो रट सकते थे लेकिन हमारा वो आदत नहीं है। डिफ्रैक्शन जब भी होता है तो जो ये स्लिट होता है, ये वाला पार्ट, इसकी साइज 11th क्लास में जो पढ़े होंगे, मान लो ये ए लिखते हैं, साइज ए स्मॉल है, कि अपर्चर बोल दो, साइज बोल दो, स्मॉल साइज ये ए है। इसकी साइज जो है वो वेवलेंथ के ऑर्डर में होनी चाहिए। मतलब अगर वेवलेंथ जो है 4000 एंगस्ट्रॉन है तो ये जो साइज है वो भी 4000 एंगस्ट्रॉन होनी चाहिए। अगर वेवलेंथ बहुत छोटी हो जाएगी या साइज बहुत छोटी हो जाएगी तो डिफ्रैक्शन, लाइट मुड़ेगी नहीं, लाइट मुड़ेगा नहीं। अच्छा, नॉर्मली हमें डिफ्रैक्शन जो होता है वो ऑब्जर्व हो जाता है क्योंकि अंधेरे से लाइट में। अच्छा, मैं इस कमरे में बोल रहा हूं कि दूसरे कमरे में आवाज जा रही होगी, ये साउंड का डिफ्रैक्शन। मुड़ते 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 खिड़कियों से होते चलिए, साउंड का डिफ्रैक्शन। साउंड की वेव पता है वेवलेंथ कितनी होती है? साउंड वेव की वेवलेंथ एंगस्ट्रॉम में तो नहीं होती, बहुत बड़ी होती है वेवलेंथ। मीटर सेंटीमीटर mm इस रेंज में होती है। वो 10 टू द पावर लाइट की तरह नहीं होती है, लाइट की तो बहुत छोटी होती है, 10 टू द पावर -7। 4000 एंगस्ट्रॉम मतलब 4 इंटू 10 टू द पावर -7। साउंड की जो होती है वो mm में -2, -3, -4 एस रेंज पे होती है, थोड़ी कंपेरेटिव बड़ी होती है। और ये जो छेद है वो इसी ऑर्डर के हैं, तो यहां से डिफ्रैक्शन आराम से हो रहा है। लाइट का डिफ्रैक्शन इतना इजीली नहीं हो पाता है, साउंड का बहुत आराम से हो रहा है, इसलिए डीएन सर की आवाज कहीं भी पहुंच जाती है, किसी भी क्लास में पढ़ा है, डिफ्रैक्शन बहुत आराम से हो जाता है। तो हमारे पास में अगर मुझे किसी भी वेव का अगर डिफ्रैक्शन करवाना है
तो मुझे ये जो स्लिट, इसको स्लिट बोलते हैं, जो छोटा सा अपर्चर होता है स्लिट बोलते हैं, स्लिट्स, उसकी साइज जो होती है वो इससे छोटा नहीं होना चाहिए, इसके सॉरी इससे इसकी रेंज में होना चाहिए। एक्सरे की वेवलेंथ बताओ। 0.1 से 100। लाइट की 4000 से 7800। कौन किसकी वेवलेंथ बड़ी? लाइट की का ही वेवलेंथ इतना छोटा है कि उसका डिफ्रैक्शन पॉसिबल नहीं है स्लिट से इतना इजीली नहीं है। एक्सरे की वेवलेंथ तो और छोटी। तो अगर एक्सरे का मुझे डिफ्रैक्शन करवाना है तो ये स्लिट जो है उसकी साइज एक्सरे की वेवलेंथ की साइज की लेनी पड़ेगी। पॉसिबल ही नहीं लाना, कहां से बनाओ, नहीं बन सकता। अगर मैंने एक पेपर में एक छेद भी किया तो वो भी एंगस्ट्रॉम लेवल का नहीं बनेगा, वो भी mm में बनेगा, 10⁻³ का। हल्का सा पिन भी, सुई जो होती है, सुई चुभा है तो 10⁻³ तक बनेगा। अब उससे पतला और उसका भी 10⁻10 9 टाइम्स पॉसिबल ही नहीं है। तो पहली लाइन लिखो इसमें, डिफ्रैक्शन ऑफ एक्सरे। डिफ्रैक्शन ऑफ एक्सरे, डिफ्रैक्शन ऑफ एक्सरे थ्रू अ स्लिट, diffraction of X-ray through a slit is not possible. Diffraction of slit through a X-ray, diffraction of X-ray through a slit is not possible because wavelength of X-ray is very small. ब्रैकेट में लिखा है डिफ्रैक्शन की कंडीशन पढ़ोगे ब्रैकेट में, wavelength for diffraction should be nearly equal to wavelength of, क्या बोला आपने? wavelength for diffraction should be nearly equal to size of obstacle. size of obstacle, obstacle मतलब बीच में कुछ भी हो। ये स्लिट जो खाली जगह है ये भी एक ऑब्स्टेकल है कि बीच में कुछ नहीं एकदम से चेंज आ जाए। अच्छा, लेंस, रे ऑप्टिक्स तो कुछ लोगों ने पढ़ा हुआ है ना? रे ऑप्टिक्स में क्या पढ़ते हैं? प्रिज्म, लेंस, मिरर, वो भी तो एक तरह से ऑब्स्टेकल है। लेकिन अगर मान लो मेरे पास में लाइट आ रही है, लाइट की वेवलेंथ 4000 एंगस्ट्रॉम, तो 4 × 10⁻⁷ उस साइज का लेंस ला पाओगे? पता है, एक पिन जो है वो भी 10⁻², -3 मीटर तक जाएगा। 10⁻⁷ तक जाने में वो प्रिज्म नहीं बन पाएगा। इसलिए प्रिज्म से या लेंस से या मिरर से डिफ्रैक्शन होता नहीं, उनके किनारों पे कभी भी हम मोड़ते हुए नहीं देखते। जब भी लाइट तुम्हारे पास में आई होगी वो कभी भी मुड़ी नहीं होगी। वो मुड़ी होगी तो रिफ्लेक्शन या फिर रिफ्रैक्शन के कारण मुड़ी होगी। वो डिफ्रैक्शन वाला पार्ट वहां नहीं लेते क्योंकि यार वो लेंस, प्रिज्म, इनकी साइज बहुत छोटी नहीं हो सकती। अगर कर दोगे तो डिफ्रैक्शन वहां भी बढ़ा जाएगा। स्लिट्स के अंदर लेते हैं, जब एक टॉपिक आता है क्लास 12 के अंदर वेव ऑप्टिक्स, उसमें एक एक्सपेरिमेंट आता है बहुत इंपॉर्टेंट, YDSC, यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट पढ़ोगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। एक क्वेश्चन तो पक्का है नीट में उस आते ही, YDSC 2-3 दिन चलता है वो एक एक्सपेरिमेंट, उसमें क्वेश्चन फिक्स है क्या आएगा। उसमें पढ़ोगे छोटे छोटे स्लिट्स है, लेकिन वहां लाइट भी है। जो लाइट है उसकी वेवलेंथ 4 × 10⁻⁷ और स्लिट जो है उनकी साइज बहुत छोटी बनाई जाती है, तो वहां से डिफ्रैक्शन हो जाता है। लेकिन अभी इस टॉपिक में हमारे पास एक्सरे है और एक्सरे की वेवलेंथ तो और भी छोटी, और एक्सरे अगर और भी छोटा तो यार ये तो स्लिट्स को और कितना छोटा कर, हो ही नहीं पाएगा डिफ्रैक्शन। तो स्लिट से कभी भी डिफ्रैक्शन नहीं होता है, लेकिन कहीं ना कहीं से तो होता है डिफ्रैक्शन ऑफ, नेक्स्ट लाइन, डिफ्रैक्शन ऑफ एक्सरे कैन बी ऑब्जर्व, diffraction of X-ray can be observed through crystal. क्रिस्टल में हमने एक जगह पढ़ा था, ब्रेग्स लॉ का डेरिवेशन करवाया था, पार्ट डिफरेंस 2D sin थीटा। दो क्रिस्टल बना रखे थे, एक ऊपर वाली सरफेस से टकरा, एक नीचे वाले से टकरा, ग्लैंसिंग एंगल वगैरह कुछ बताया, वही चीज। स्लिट्स जो होती है उनकी साइज जो होती है वो हम बहुत छोटा नहीं कर सकते हैं, लेकिन क्रिस्टल के एटम्स के बीच की डिस्टेंस तो एंगस्ट्रॉम लेवल पर ही होती है। तो मतलब एक लेयर और दूसरी लेयर के बीच में जो डिस्टेंस होगी वो एंगस्ट्रॉम लेवल पर, और एक्सरे जो आ रही है उसकी वेवलेंथ भी एंगस्ट्रॉम लेवल की, तो सेम ऑर्डर का हो गया ऑब्स्टेकल। यहां पर अब डिफ्रैक्शन होगा, तो डिफ्रैक्शन एक्सरे का यहां होगा, ठीक है। तो हम आते हैं उस पर,
जो हमने यहाँ पर लिखा हुआ है, ये हम क्रिस्टल के लिए लेते हैं। यार क्रिस्टल आते ही सबसे पहले एक चीज आती है, ब्रेग्स लॉ। हमने पहले भी बोला था डेविसन जर्मन में, क्रिस्टल जब भी आता है तो ब्रेग्स लॉ आता है। ब्रेग्स लॉ मतलब पार्ट डिफरेंस 2d sin थीटा इक्वल्स टू n लैम्डा आता है। वही चीज यहाँ पर भी करनी है। हमारे पास में ये क्रिस्टल की पहली लेयर है, ये क्रिस्टल की दूसरी लेयर है, ऐसे और भी लेयर्स होंगे। इन दो लेयर्स के बीच का डिस्टेंस ये d है, ऐसे और भी लेयर्स होंगी। हमने ये बहुत सारी लेयर्स यहाँ पर बता दी। एक एक्सरे आ रहा है, ये यहाँ पर ये एक्सरे आया है। अच्छा, ये वाला एंगल जो होता है, ये कौन सा वाला एंगल होता है? एंगल ऑफ इंसिडेंस। और ये वाला जो एंगल होता है ग्लैंसिंग, इसको हम लिखते हैं थीटा से। ये एंगल ऑफ इंसिडेंस आई लिख दो या फाई लिख दो, कुछ भी लिख दो। हमने फाई लिखा था शायद वहां, स्कैटरिंग एंगल, डेविसन जर्मन। ये यहां से इधर आया, ये इधर निकल गया। अच्छा, एक वेव जो है वो यहां से इधर आई और ये इधर निकल गई। पाथ डिफरेंस देखते हैं, क्या ये वाला पाथ और ये वाला पाथ अलग चला? ऊपर वाले फर्स्ट वेव और सेकंड वेव में, फर्स्ट और सेकंड में ये वाले पोर्शन में ये और ये सेम है, बस इतना अलग है। ये वाला पोर्शन और ये वाला पोर्शन सेम है, बस इतना अलग है। तो जो पार्ट डिफरेंस आया उसकी वैल्यू क्या होती है? 2d sin थीटा। फॉर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस ये वाली वैल्यू किसके इक्वल होगी? n लैम्डा। तो ये 2d sin थीटा ये वाली वैल्यू होगी। अच्छा, वेवलेंथ की वैल्यू 2d sin थीटा अपॉन n, ये वेवलेंथ। अच्छा, मुझे क्या पता है डिफ्रैक्शन के लिए क्या शर्त चाहिए? डिफ्रैक्शन के लिए क्या शर्त चाहिए? जो भी वेव आ रही, चाहे एक्सरे की, चाहे लाइट की, चाहे जो भी आ रहा है, उसकी जो वेवलेंथ है, जो बीच में ऑब्स्टेकल आएगा ना, उसकी वेवलेंथ और उसकी जो ऑब्स्टेकल साइज है वो सेम होनी चाहिए। रेडियो वेवलेंथ सबसे, गामा, एक्सरे, अल्ट्रावायलेट, विजिबल, इंफ्रारेड, माइक्रो, रेडियो की वेवलेंथ सबसे ज्यादा है, तो उसका डिफ्रैक्शन बहुत आसान है। क्यों? उस साइज के ऑब्स्टेकल बनाना बहुत आसान है। गामा का पॉसिबल ही नहीं है। जब एक्सरे का ही नहीं हो पाया, गामा की वेवलेंथ सबसे कम, तो उसका डिफ्रैक्शन कराना बहुत मुश्किल है। उस साइज की ऑब्जेक्ट कहां से लाऊंगा यार कि उससे मुड़े? तो देखो कंसेप्शन क्वेश्चन से, अगर जिसको डिफ्रैक्शन समझ में आ गया वो बहुत सारी चीजें कर सकता है। तो मैं चाहता हूं कि यार वेवलेंथ जो है वो वाली वैल्यू मैक्सिमम की, जितनी बड़ी वेवलेंथ आएगी एक्सरे की, जितनी बड़ी वेवलेंथ आएगी, मेरे लिए तो उतना आसान है ना यार क्रिस्टल के लिए कि रिफ्रैक्शन करवाना। फॉर लैम्डा मैक्सिमम, अगर लैम्डा की वैल्यू मैक्सिमम चाहिए, क्या साइन थीटा भी मैक्सिमम होना चाहिए? कितना? 1, थीटा 90। और n जो होना चाहिए वो मिनिमम होना चाहिए। मिनिमम कितना होगा? 0, 1। तो ये 1 होना चाहिए, ये वाली होनी चाहिए। तो लैम्डा मैक्सिमम 2d के इक्वल है। क्वेश्चंस बन सकते हैं, वैसे तो बन जाएंगे तो अच्छा खेल जाएंगे, क्यों याद नहीं रहेगा। मेरे से बोला जा रहा है एक एक्सरे है जिसकी कोई वेव है, कोई भी वेव है, जिसके एंगस्ट्रॉम, इसकी जो वेवलेंथ है मान लो 20 एंगस्ट्रॉम, 20, और उसको एक क्रिस्टल पे गिराया जा रहा है, क्रिस्टल पे, जिसकी इंटर एटॉमिक डिस्टेंस जो है वो 5 एंगस्ट्रॉम। इंटर एटॉमिक डिस्टेंस लेयर्स के बीच की 5, तो इसका डबल कितना होगा? 10। ये 10, ये कितना है? ये कितना हो गया? ये 5 है तो ये हो गया 10, और ये कितना दिया था हमने? 20। यार ये वाली वैल्यू तो बड़ी होगी, डिफ्रैक्शन होगा या नहीं होगा। अगर ये वेवलेंथ ये जो है ये 20 है, तो ये वाली साइज भी 20 की होनी चाहिए, तो बहुत छोटी है। तो डिफ्रैक्शन होना है या नहीं होना, वो वाले क्वेश्चन भी बन सकते हैं। तो मैक्सिमम वेवलेंथ जो होती है वो 2d के इक्वल हो सकती है। ये चीज क्लियर है? ये किसी भी वेव के डिफ्रैक्शन की शर्त है। यहां पर हमारा मॉडर्न फिजिक्स वाला पार्ट खत्म। मैं अभी जानबूझकर एटॉमिक स्ट्रक्चर वाला पोर्शन इसलिए स्टार्ट नहीं कर रहा हूं, उसके पीछे रीजन है क्योंकि तुम्हारी छुट्टियां लग जाएंगी फिर दिवाली की। अगर हमने एटॉमिक स्ट्रक्चर स्टार्ट किया तो वो तो हो जाएगा खत्म 1 वीक के अंदर अंदर, लेकिन फिर जब हम सेमीकंडक्टर स्टार्ट करेंगे वो छुट्टियों तक से पहले खत्म नहीं हो पाएगा। और 10 दिन की छुट्टियों में तो कल का याद नहीं रहता अगले दिन। 10 दिन में तो हमारा चेहरा भूल जाओगे कौन सा सब्जेक्ट पढ़ाते थे। तो
इंजीनियरिंग की एक ब्रांच होती है ये पूरी, इलेक्ट्रॉनिक्स। नया टॉपिक है, मॉडल फिजिक्स कंप्लीट, इसका सेकंड पार्ट है सेमीकंडक्टर इलेक्ट्रॉनिक्स। हर बार यही बोल, अरे टेस्टों में डाउट है, बताओ, याद दिलाना पड़ता है। जहां तक पढ़ाया जाएगा वहां तक नेक्स्ट टेस्ट का सिलेबस, मतलब हमने नहीं दी कोई इन्फॉर्मेशन, बता दें। तुम तो पढ़ो ना, ये मान के पढ़ो कि आएगा, नहीं आया तो भी तुम्हारा ही फायदा, आ गया तो और फायदा। क्वेश्चन में कोई डाउट होता है तो फटाफट से पूछो, पेपर है। कोई करेक्शन है क्या? कोई क्वेश्चन जल्दी बताओ ना, मैं स्टार्ट कर दूंगा। वैसे 2-4-5 बजे 30 पेपर देना है। क्या गड़बड़ है इसमें? कितना 38 में गड़बड़? नहीं तो 39 है। अच्छा अच्छा, ये देखो 38 देखे, अच्छा क्वेश्चन है। बस वो कंसेप्ट वाइज तो हम करा चुके हैं लास्ट क्लास में। एक्सरे ट्यूब में जब एक्सेलरेटिंग पोटेंशियल को आधा कर दिया, यार एक्सेलरेटिंग पोटेंशियल पे कौन सा वाला वेवलेंथ डिपेंड करता है? मिनिमम वाला। ये अगर आधा करूंगा तो ये वाला वैल्यू डबल, 2 टाइम्स। तो बोला जा रहा है डिफरेंस बिटवीन वेवलेंथ ऑफ के अल्फा। अच्छा, के अल्फा वाला वेवलेंथ बड़ा है या मिनिमम वाला? मिनिमम वाला बड़ा होता तो फिर ये मिनिमम थोड़ी ना होता, फिर ये होता मिनिमम। मिनिमम, अच्छा ये ग्राफ ऐसा बनता है ना, ये चीज, तो ये है मिनिमम, उसके बाद में ये बड़ी है, तो मिनिमम तो ये हुआ, तभी ना हम उसका मिनिमम रखा है। तो अगर ये वाली वैल्यू हाफ कर दिया तो ये वाली वैल्यू डबल, पहले का डबल हो गया। मुझसे बोला जा रहा है, और माइनस लेना, मुझे बोला जा रहा है इसका जो डिफरेंस है वो 2 टाइम्स से हाफ हो जाएगा। अच्छा ऐसा करें, ये वाली वैल्यू आ रही है, इसका 2 टाइम्स करते हैं। पहले वाली वैल्यू ये थी, स्टार्टिंग में वैल्यू ये थी, और ये वाली वैल्यू हो गई डबल। इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आ जाएगा 2k लैम्डा अल्फा माइनस 2 लैम्डा। यहां पर ये वाली वैल्यू इसमें से माइनस हो रही है, यहां पर ये वाली वैल्यू डबल से माइनस हो रही है, तो एक तरह से ये पहले का डिफरेंस का डबल है। कौन सी वैल्यू ज्यादा होगी, ये वाली या वो वाली? फर्स्ट या सेकंड? क्योंकि वहां पर इसमें भी डबल है, और हमने जब पोटेंशियल ये कम किया तो बस यही चेंज आया, ये तो एज इट, इसमें कोई चेंज ही नहीं होता यार। ये किस पे डिपेंड करता है? जेड और ट्रांजिशंस पर, तो इसमें कोई चेंज ही नहीं आएगा। तो मेरे पास में पता है फाइनल वैल्यू मेरे पास में ये आने वाली है, और इनिशियल वैल्यू ये वाली थी जो हमने यहाँ नीचे लिख रखा है, ये है। ये 2 तो मैंने फालतू में एक्स्ट्रा लिखा है। मुझे अब चेक करना है कि डबल से ज्यादा है कम है क्या है, तो मैंने क्या किया, पूरे को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। तो 2 से मल्टीप्लाई करने पर तो ये आंसर आता है, और मेरा एग्जैक्ट आंसर ये है। तो उसमें इसमें से इसको माइनस किया था, इसमें से डबल से माइनस कर रहे हैं। ऑब्वियस सी बात है यार, ये वाली वैल्यू ज्यादा है, ये कम है। और ये कैसे है? 2 कॉमन लिया, जो पहले का डिफरेंस था उसके डबल से ये वाली वैल्यू कम आई, लेस देन ट्वाइस ऑफ इनिशियल। ये तो कंसेप्ट वाइज तो यही था बस। अब वो तो मैथ है नॉर्मल, ये तुम कैसे लैंग्वेज पढ़ते हो, वो फिजिक्स नहीं है। और कुछ नहीं है पक्का? लॉजिक गेट के बारे में थोड़ा सा बात कर लेते हैं। लॉजिक गेट कोई बता सकता है डेली लाइफ में? फोन के अंदर सिक्योरिटी लगाते हैं 8888, ये लॉजिक गेट्स। फोन के अंदर फेस पैटर्न होते हैं, ये लॉजिक गेट्स। लॉजिक दिया हुआ है यार कि किसी ने अगर अपने फोन में ऐसे डॉट्स बने हुए हैं, कुछ जो बहुत खुराफात होते हैं, वो पता नहीं क्या ये जाने क्या पैटर्न बनाते हैं, और कुछ बहुत सात्विक इंसान होते हैं जो ये वो बनाते हैं।
है ना, सात्विक। तो ये पैटर्न जो है ये लॉजिक दिया हुआ है, क्या ये लॉजिक है कि इसी पे ओपन होगा। रिमोट टीवी का बटन दबाया, तुम टीवी के अंदर रिमोट के अंदर देखोगे, जब उसको खोलोगे तो कई बार तोड़ा ही होगा यार टीवी, है ना, तो तोड़ा हुआ तो ग्रीन कलर का एक मिलता है, तो कहीं भी घूमता रहता है, जूते पड़ते हैं लेकिन 150 रुपए का नया आ जाता है बाद में। वो जो है वो एक तरह से सेमीकंडक्टर डिवाइस है, वो सेमीकंडक्टर, वो जो ग्रीन कलर का जो भी होता है ना लैपटॉप में, फोन में, रिमोट्स में, इस स्क्रीन के अंदर ग्रीन कलर का मदरबोर्ड बोलते हैं जिसको, वो सेमीकंडक्टर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है। और इस इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस में तुमने देखा होगा कुछ ब्लैक कलर के चिप्स चिपके रहते हैं, लैपटॉप वाले और फोन में तो देखे ही होंगे, कुछ सिलेंडर जैसा लगता है, जैसे हाईवे पे कहीं पर भी जाते हैं तो कहीं कोई बहुत बड़े बड़े पेट्रोल के टैंक्स होते हैं, बीपीसीएल, आईओसीएल, इन सब के, भारत पेट्रोलियम, इन सब के पेट्रोल के टैंक्स देखे कभी हाईवे में, कि वो टैंक्स लगा रखे हैं, कोई मशीन इंडस्ट्री बनी हुई है उसमें, वो जो ग्रीन कलर का जो होता है उसमें से लगा जैसे कोई इंडस्ट्री बना रही है, बस छोटे छोटे माइक्रोस्कोपिक लेवल पे बना रहे हैं, कुछ सिलेंडर्स लगे होते हैं, कुछ ब्लैक कलर की चिप लगी होती है जिसमें 6 पेयर होते हैं, एक साइड 3 एक साइड 3, और उसको वेल्डेड किया होता है। तुम देख, इसका मतलब ये नहीं अभी आज देखने का है अपन को। किसी का फोन टूटा हुआ है, वो तो पहले ही टूटा हुआ है टूटा हुआ है। एसी का रिमोट यार, एक बटन को दबाया उसी से टीवी चल गई, उसी से बंद हो गई। टीवी में ऐसा नहीं होता ना कि चलाने के लिए ये बंद करने के लिए, एक ही से होता है। ये लॉजिक्स दिए हुए हैं उसके ऊपर कि लॉजिक है यार, ऐसा करने पर ये होगा, ये पैटर्न देने पर ही फोन ओपन होगा, दूसरा पैटर्न दे दोगे तो नहीं। ये लॉजिक्स दे दिया सेमीकंडक्टर डिवाइस को, तो वो वाली चीज है, ये होती है लॉजिक गेट्स कि लॉजिक दिए हुए हैं। जैसे मान लो अब ये इलेक्ट्रिक सर्किट्स के अंदर भी काम आएंगे, हम करंट इलेक्ट्रिसिटी को लॉजिक गेट्स के साथ में कंपेयर करते हैं, उस पर भी कुछ क्वेश्चंस की वैरायटी बनती है। तो लॉजिक गेट क्या होते हैं? लॉजिक गेट्स ऐसे गेट्स होते हैं जिसके अंदर हम उनको लॉजिक देते हैं कि तुम्हें ऐसा करने पर ऐसा ट्रीट करना है, ये पैटर्न बनाने पर फोन को ओपन करना है, ये लॉजिक दिया है फोन को ओपन करने का। साइड में बटन दबाएंगे तो फोन जो है वो स्लिप मोड पे जाएगा, ये दिया हुआ है उसको लॉजिक। अब वो स्लिप मोड पे ऐसा थोड़ी ना इस बटन से जाएगा, वहां पर दिया हुआ यार इसको दबाने पर जाना चाहिए। वो जो सेमीकंडक्टर डिवाइस जो ग्रीन कलर की है उसके अंदर लॉजिक फिट है, और ये जो लॉजिक दिए जाते हैं वो सेमीकंडक्टर डिवाइस में कुछ इक्विपमेंट्स होते हैं जिनको हम बोलते हैं डायोड। नाम सुना? ट्रायोड, ट्रांजिस्टर, डायोड नहीं सुना है ना? सुनोगे चैप्टर। डायोड ये सेमीकंडक्टर डिवाइस होती है, उनके अंदर लॉजिक्स दिए जाते हैं कि ऐसा करने पर ऐसा ट्रीट करवाना है, वो बनाए जाते हैं लॉजिक्स। और उस लॉजिक्स को बनाने के लिए एक अलग मैथ चलती है, नॉर्मल मैथ नहीं चलती है। अच्छा, तुमने अभी तक 10th क्लास तक एक अलग मैथ देखी होगी जो कैलकुलेशन में काम आती है कि थोड़ी बहुत, जिसको हम बोलते हैं एल्जेब्रिक मैथ, एल्जेब्रिक सम सब्ट्रैक्शन। वेक्टर के अंदर अलग मैथ देखी होगी, वेक्टर अलजेब्रा बोलते हैं। इसके अंदर एक नई आती है सेमीकंडक्टर, बूलियन अलजेब्रा। बूलियन अलजेब्रा, साइंटिस्ट का नाम है बूलियन। तुमने पढ़ा हुआ है? नहीं पढ़ा है कभी? कंप्यूटर की कोड लैंग्वेज 101000101, ये है बूलियन अलजेब्रा। 1 + 1 क्या होता है? यहां नहीं होता है। 1 + 1 1 होता है यहां पर। ये बूलियन अलजेब्रा अलग है। सेमीकंडक्टर डिवाइस, कंप्यूटर, लैपटॉप, फोन, स्क्रीन, ये सब इस पे काम करती है। अगर तुमने अभी यहां पर जैसे हमने कोड लिखा 8, जब हम यहां पर 8 लिख रहे थे तो जब मैंने 8 लिखा होगा तो वहां पर उसने इस 8 को ऐसे कुछ माना होगा, ये 0 0 ये लिया होगा ऐसे। ये जो डिजिट्स है बाइनरी बोलते हैं, बाइनरी डिजिट्स 0 1 1 0, ये इनकी मैथ जो होती है वो बूलियन अलजेब्रा होती है। और ये बूलियन अलजेब्रा जो है लॉजिक गेट्स के अंदर दिए जाते हैं। जब मैं ये पैटर्न लिख रहा हूं तो ये पैटर्न जो मैंने दिया है वो उस बूलियन अलजेब्रा के अकॉर्डिंग क्रॉस चेक होकर फोन को ऑन करेगा। फोन की लैंग्वेज भी वही है जो कंप्यूटर की लैंग्वेज है, बाइनरी डिजिट, और उनकी कैलकुलेशन बूलियन अलजेब्रा होती है। और यकीन मानिए ये वाला जो टॉपिक होता है लॉजिक गेट, ये पूरे क्लास 11 12 या रिपीटर जो भी स्टूडेंट्स होते हैं, जो भी पढ़ रहे होते हैं, उन सबका सबसे फेवरेट टॉपिक होता है।
बहुत मजा आता है इस क्लास के अंदर। और एक क्वेश्चन पक्का, आज तक ऐसा नहीं हुआ पिछले 15-20 साल के अंदर कि लॉजिक गेट से क्वेश्चन नहीं आया। 1.5 घंटे की अगर क्लास होती है तो 2 लेक्चर में खत्म होता है, 3 घंटे की है तो 1 ही घंटे की है तो 3 या 3.5 लेक्चर लगेंगे, लेकिन उसमें एक क्वेश्चन फिक्स है जो आएगा और नोट से ही आएगा इस बार, क्योंकि पिछली बार भी यही आया था। लगभग 15-20 क्वेश्चन, 20-25 क्वेश्चन हम करते हैं, उसके अंदर ही सारा खत्म हो जाता है। थोड़ा करंट इलेक्ट्रिसिटी से रिलेट करेंगे, वो वाला पैटर्न आ जाए तो भी। अगर देखोगे भी सही पीवाईक्यू के अंदर तो सब वही आते हैं जो पहले आ चुके हैं, बस सर्किट्स थोड़े से चेंज करते जा रहे हैं। बस कल से हम स्टार्ट करेंगे ये 1 + 1 = 1।